नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की खास पेशकश संवाद। मैं हूं कृति मिश्रा और मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, सबसे पहले बात की जाए दिल्ली असेंबली की। आइकॉनिक, हिस्टोरिक कहा जाता है, ये देश का पहला पार्लियामेंट था जहां सारे रेवोल्यूशनरीज, जो फ्रीडम फाइटर्स यहाँ से निकले। किस तरह का एक्सपीरियंस है, कैसी आपकी जर्नी रही यहाँ के अध्यक्ष बनने तक की? एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक लिविंग हेरिटेज में हूँ। 115 साल पहले भी यहाँ पे डिस्कशन और डिबेट थे और आज भी डिस्कशन और डिबेट है। एक्चुअली में ये सिर्फ ईंट गारा का कोई सदन नहीं है। इस सदन में वो तमाम आवाज़ें आज भी गूंजती हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और अंग्रेज़ों को लेजिस्लेचर के माध्यम से चुनौती दी। रॉलेट एक्ट, मेरा ये मानना है कि अगर हम इतिहास को देखेंगे तो अंग्रेज़ों का रॉलेट एक्ट का जो विरोध था और जो रॉलेट एक्ट इस सदन में पारित हुआ और जिसके खिलाफ मदन मोहन मालवीय जी ने 4.5 घंटे उसके विरोध में अपनी तकरीर रखी। रॉलेट एक्ट वो है, गांधी जी अपने जीवन में पहली और आखिरी बार अगर किसी सदन की विजिटर्स गैलरी में गए तो वो हमारी दिल्ली की असेंबली है, 5 मार्च 1919 को। और यहीं से बाहर निकल कर के उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की ऐलान किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा देश जाग गया, सड़कों पर उतर गया और अंग्रेज़ों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ये रॉलेट एक्ट वापस लेना पड़ सकता है क्या। ये वही धरती है, दिल्ली विधानसभा, जहाँ से रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। 18 मार्च को यहाँ रॉलेट एक्ट पास होता है और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट के विरोध में निहत्थे बेकसूर लोगों पर ओपन फायरिंग, मशीन गन इन एक्शन। ये वो ऐतिहासिक स्थली है जहाँ विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में अंग्रेजी सरकार को चुनौती देते थे। ये वो पवित्र भूमि है जहां वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का युद्ध सम्मेलन बुलाया गया 28 अप्रैल 1918 को। वायसराय चेम्सफोर्ड थे और गांधी जी उस दिन स्पेशल गेस्ट थे और यहीं फैसले हुए, कुछ फैसले हुए। एक लंबा इतिहास है जी। और इस पर हम गौरवान्वित हैं। उन परंपराओं को आगे बढ़ाना है, उनसे हमको सीखना है, उन परंपराओं से हमें प्रेरणा लेनी है और इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, शताब्दी वर्ष समारोह विट्ठल भाई जी के अध्यक्ष बनने का। तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश यहाँ आ रहा है, सारे देश के स्पीकर्स यहाँ आ रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर की जो सरकारें देश में हैं विभिन्न राज्यों में, उनके मुख्यमंत्रियों के हमें संदेश मिल रहे हैं। इस सदन में जब 24 अगस्त को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह इनॉग्रेट करेंगे, अपना इनॉग्रल स्पीच देंगे, तो उस समय यहाँ पर केरल भी होगा, तमिलनाडु भी होगा, कर्नाटक भी होगा, जम्मू कश्मीर भी होगा, उत्तर प्रदेश भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा, आसाम भी होगा, नागालैंड भी होगा, गुजरात भी होगा। पूरा देश यहाँ समाया हुआ होगा और पूरा देश मिलकर के विट्ठल भाई पटेल जी को याद करेगा। सर, पहली बार ये ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस है दिल्ली असेंबली की, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? इसकी प्रेरणा ये है कि सर्वश्री वीर विट्ठल भाई पटेल इस सदन के हमेशा एक आइकॉन रहे हैं।
स्पीकर की चेयर के पीछे एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है जो जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, वो विठल भाई पटेल जी की है। आप सोच सकते हैं सदन के सदस्यों के सामने अगर कोई तस्वीर सामने है, इसके प्रांगण में एक स्टैचू है विठल भाई पटेल जी का, हम उस पर हर साल फ्लोरल ट्रिब्यूट करते हैं। जी। और 24 अगस्त 1925 को उन्होंने चार्ज लिया था, तो ठीक 100 वर्ष बाद उसी समय 11 बजे उन्होंने चार्ज लिया था। 11 बजे 100 साल के बाद इसी सदन में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको याद करने के लिए। सर, हमने ये भी सुना है कि एग्जीबिशन भी लगेगी और स्टैम्प भी अनवेल किया जाएगा। डाक टिकट जारी की जा रही है। पोस्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, सिंधिया जी, उन्होंने ये फैसला लिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। वीर विठल भाई पटेल गौरव गाथा एग्जीबिशन प्रदर्शनी वो लगाई जा रही है, और उस प्रदर्शनी में गांधी जी ने विठल भाई पटेल जी को पत्र लिखा कि आपने जो आपकी सैलरी है, गांधी जी का हस्ताक्षर है, गांधी जी पटेल जी को लिख रहे हैं, आपने अपनी 3 महीने की सैलरी के 7,560 रुपये कब 100 साल पहले मुझे चेक भेजा है कि मैं इसको देश के संघर्ष में, आज़ादी की लड़ाई में इस पैसे का इस्तेमाल करूं। सुभाष चंद्र बोस जब विठल भाई पटेल जी अंतिम क्षणों में उनकी सेवा कर रहे हैं और फिर उनकी डेड बॉडी को लेकर के वियना से 18 दिन में मुंबई पहुंचते हैं, और विठल भाई पटेल जी अपनी विल में कहते हैं कि मेरी जितनी जमा पूंजी है ज़िंदगी की, बैंक में जितना मेरा पैसा है, वो सब मैं सुभाष चंद्र बोस जी को दे रहा हूँ। वो इससे पूरी दुनिया में भारत की आज़ादी के लिए लोगों के बीच में जाके प्रचार करें कि भारत के साथ क्या हो रहा है, वो आज़ादी में मेरे जब पूरी जमा पूंजी का इस्तेमाल करें। और जब आखिरी सांस आने से पहले वो हिंदुस्तान टाइम्स 24 अक्टूबर 1933 का फ्रंट पेज पे, वो भी हम डिस्प्ले करने वाले हैं अपनी एग्जीबिशन में, कि जो उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए उन्होंने क्या प्रे किया कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हिंदुस्तान जल्द से जल्द आज़ाद हो। जी। और फिर प्राण त्याग दिए। जी। सरदार पटेल लोह पुरुष कहलाए उनके छोटे भाई, लेकिन विठल भाई पटेल ने भी अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर किया इस देश के लिए आखिरी सांस तक। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी एग्जीबिशन ये सब रॉलेट एक्ट में क्या हो रहा है, विठल भाई पटेल जी के जो फैसले हुए हैं चेयर पे बैठ के, किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के बिलों को उन्होंने रद्द कर दिया, पूरी सरकार इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पैरों को हाथ लगाने लग गई ऑनरेबल स्पीकर के कि माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हुई है। तो इस तरह का एक जज्बा, एक निडर, एक वीर, उनका सारा हम जीवन परिचय इसमें देने वाले हैं। और दिल्ली विधानसभा का ये भवन जो इसका इतिहास, वो इस भवन कैसे बना, जिस कमरे में हम बैठे हैं ये मेंबर्स की लाइब्रेरी थी आज से 115 साल पहले, वायसराय का कमरा सामने था। इसके चप्पे चप्पे पर इतिहास है। तो मेरा ये मानना है कि ये कार्यक्रम अपने आप में जहाँ देश के सामने विठल भाई पटेल जी की एक शख्सियत को सामने लाएगा, वहीं हमारी ये जो असेंबली है, ये देश की पहली संसद है जिससे लोग जानते नहीं हैं। और विठल भाई पटेल और इस हमारी असेंबली का संबंध जिन लोगों शायद लोगों तक अभी पूरी तरह तक पहुंचा नहीं था, हम उसको पहुंचाने में कामयाब होंगे। ये हमारी एग्जीबिशन, ये हमारी जो डॉक्यूमेंट्री चलेगी 10 मिनट की, वो हो, कॉफ़ी टेबल बुक बनने वाली है, प्रोसेस में है, वो है, या फिर हमारा ये कार्यक्रम है, ये सब। और ये कारवां रुकने वाला नहीं है, ये तो एक शुरुआत है।
इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसको हम एक लिविंग हेरिटेज के रूप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं कि असेंबली चल भी रही है और लोग यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं ये देखने के लिए कि हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट है। बिल्कुल सर, जैसा कि आप लगातार कहते आए हैं कि विकास भी हो और विरासत भी हो, तो उसका ये बड़ा एग्जाम्पल मानते हैं? बिल्कुल, एक तरफ हमारी विरासत है जिस पर हम गर्व करते हैं और एक तरफ हमारा विकास है कि हमने 100 दिन में इसको पेपरलेस कर दिया। इस बार जब सेशन हुआ तो आपको जान के हर्ष होगा कि एक सिंगल पेपर भी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने मेंबर्स को नहीं दिया। अच्छा। पेपर्स में सब सॉफ्ट कॉपी और सब ऑनलाइन, और सभी मेंबर्स की ट्रेनिंग हुई और सबने कोऑपरेट भी किया और उसके को अप्रिशिएट भी किया। तो जहाँ हमने पेपरलेस सोलर, आज जिस लाइट सिस्टम में हम बैठे हैं, एसी जो चल रहे हैं, ये सब सोलर एनर्जाइज है। हम 100% सोलर पे हैं और ये हमने 100 दिन में करके दिखाया। इसी प्रांगण में हमने इस वर्ष हिंदू नव वर्ष मनाया धूमधाम से। एक आगाज, एक परिवर्तन जो हुआ उसको लोगों ने देखा, क्योंकि हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं। तो हम विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चलेंगे आगे। यहाँ पर संवाद होगा। अभी तक की हमारे 3 सेशन हो चुके हैं जी 5 महीने में, और तीनों सेशन हमने बखूबी जो है पूरा समय डिस्कशन हुए हैं। हमने एक भी दिन किसी दबाव में आकर के सदन की कार्रवाई को स्थगित नहीं किया। हमने अपनी कार्रवाई पूरी किया, एजेंडा पूरा किया है। मैक्सिमम सदस्यों को बोलने का मौका मिला है, उनके विचार विमर्श हुआ है और उसमें से समाधान भी निकले हैं। ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, आपने 5 महीनों की बात करी, 3 सेशंस की बात करी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मैंने आपको सब बताई है कि हम लिविंग हेरिटेज को लोगों के बीच में लाने में सफल हो रहे हैं, पेपरलेस करने में हम सफल हुए, डिजिटल लाइब्रेरी का हमने काम शुरू किया है, सोलर एनर्जाइज सौर ऊर्जा से प्रकाशवान हुए हैं हम। इसी तरह हम तमाम प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं, डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, उसमें सारा डिस्कशन का तरीका जिस तरह से इस्टेब्लिश हुआ है। और इसके साथ साथ चुनौती मैं ये मानता हूँ कि जब हम आए थे तो सब कुछ बिखरा हुआ था, सेशंस नहीं होते थे, कभी सेशन प्रोरोग नहीं होता था, साइनडाई रहता था, कभी भी सेशन 24 घंटे के नोटिस पे सेशन होते थे। अब 3 सेशन हुए और तीनों बार प्रोरोग हुआ है, यानी कि साल में जो व्यवस्था मान्यताएं हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। सदन में डिबेट होती है, गाली गलौज नहीं होता है, अनपार्लियामेंट्री नहीं होता है, ऐसी किसी चीज़ को चेयर से समर्थन नहीं मिलता है। तो ये चुनौतियां थी कि व्यवस्था को पटरी पर लाना है, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, जो लेजिस्लेचर का एक ऐसा लगता था जैसे मजाक हो गया है। जी सर, क्योंकि ये ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली असेंबली में, 2 बड़े मुद्दे रहे हैं लगातार स्पीकर्स के सामने, 2 बड़ी चुनौतियां रही हैं कि किस तरह से हाउस का कंडक्ट जो है उसको ऑर्डरली तरीके से चलाया जाए, और दूसरी बड़ी चुनौती रही है जो घटते दिन हैं, जो अवधि घटती हुई है, वो बड़ी चुनौती स्पीकर्स मानते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या रास्ता हो सकता है आगे? मैं समझता हूँ कि ये दोनों चुनौतियाँ जो हैं, ये इस पर गहन अध्ययन और चिंतन की ज़रूरत है। माहौल जिस तरह का बनता जा रहा है उसको हमें रोकना पड़ेगा। पार्लियामेंट में आप देखिए कि विपक्ष ने सदन को बिलों पर भी चर्चा करना ठीक नहीं समझा और उसका एक राजनीतिकरण कर दिया गया। पूरा इस सदन के भावनाओं को तिरस्कार जैसे होता है वो किया गया, सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए।
तो ये कोई हंगामे की जगह नहीं है, ये चर्चा का स्थान है, ये वार्तालाप का स्थान है, ये चर्चा से समाधान का स्थान है। और अभी जो हालात हैं, और आप अगर आज से 100 साल पहले की डेलिब्रेशंस सुनेंगे तो किस डिटेल डिस्कशन हो रही है, किस तरह से सभी मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह से लॉजिकल बात की जा रही है बिना शोर के। तो ये हमको ज़रूर अपने संसदीय प्रणाली के इस बैड पार्ट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं एक समय आएगा जहाँ विधायिका अपने को हारा हुआ महसूस करेगी। बिल्कुल सर। और चलते चलते एक आपसे सवाल करूंगी आपके राजनीतिक सफ़र में। 97 से लगातार विधायक होना, किस तरह से देखते हैं आप अपनी ये विधायी यात्रा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में लगातार लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, और उसके पीछे का भाव ये है कि अगर सच्चाई से, ईमानदारी से, डेडिकेशन से काम किया जाए तो लोग उसको पहचानते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं, अब शाबाशी भी देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं लोगों का ऋणी हूँ कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में बार बार लोगों ने मुझे ये मौका दिया है, और आज भी हर बार से ज़्यादा विश्वास बढ़ता है जी। इस बार सर्वाधिक मतों से जीतने का भी ये गौरव मुझे मिला है। मैं उसके लिए भी अपनी रोहिणी विधानसभा के सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, मेरे प्रयासों में कभी कमी नहीं रहेगी। मैं आपका अपना हूँ और हमेशा आपका ही रहूँगा। बिल्कुल सर, इस पॉजिटिव मैसेज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.